जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। मेरे पास आए तो इन्होंने कहा हमने अपनी आवाज़ उठानी है। मुझे बताइएगा कि ये लोग गुजारा नहीं कर पा रहे। अगर हम बात करें, हमारे काकर साहब ने अभी जो रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लास्ट बयान दिया था कि भाई इंडिया से हम कश्मीर के लिए 300 से ज़्यादा भी जंगें कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज में आपको अब क्या लगता है कि इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, अब अभी भी जो है एक टेंशन बनी हुई है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ से फिर कहा गया कि जी कोई रॉक एजेंट उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाल के पकड़। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय एजेंटों का हाथों कत्लेआम का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने मामले पर दोस्त ममालिक के सफीरों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। तो सर आखिर सही होने की तरफ वो मामला क्यों नहीं चलते? आपके ख्याल से पाकिस्तान की गलती है या आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में? देखिए, शक की बुनियाद पे आरजू साहिबा बहुत कुछ चीजें वो दिखाई पड़ती हैं जो हकीकत से बिल्कुल अलग होती हैं, और शक का जो मर्ज होता है उसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो ये शक की बीमारी दूर करनी होगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आपको और पाकिस्तान के सभी जो आपका चैनल देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे यहाँ के बहुत बड़े हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और बहुत ही आलिम फाजिल हमारे एक लीडर थे। उन्होंने एक प्रोफेसी की थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की बुनियाद में, संग बुनियाद में ही उसकी डिस्ट्रक्शन की जड़ें मौजूद हैं, और अगर इसको एहतियात नहीं बरता गया तो इसके बड़े खौफनाक नतीजे हो सकते हैं, और जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का ये जो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप चाहें तो उसको गौर करें। उनकी प्रोफेसी थी कि 75 साल के अंदर, जो कि करीब पूरे होने वाले हैं, पाकिस्तान खुशगवार जो बहुत हालात थे वो अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन जो उन्होंने प्रोफेसी की थी वो साफ दिखाई पड़ रही है। और आपके यहाँ हसन निसार साहब, मैंने पहले भी तस्करा किया था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। वो उन्होंने अपने एक शो में कहा था मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। वो हसन निसार जिनको पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, पाकिस्तान के एक एक आब हवा से और पेड़ दरख्त और दरो दीवार से मोहब्बत है, वो कह रहे हैं कि यहां पर मैं किस लिए रुकूं, मैं किस बात के लिए रुकूं? दवा में मिलावट, दूध में मिलावट, चूहे के गोश्त के कबाब अगर बेचे जा रहे हैं आवाम को, इस पाकिस्तान के लिए तो हम लोगों ने जिद्दोजहद नहीं की थी। अब जो हालात थे, जब हम लोग साथ साथ 1947 में चले थे, तो हमारा एक तरीके से तिजारत इंडस्ट्री बिल्कुल बराबर था। ये क्या वजह है कि एक तरफ जो है हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, और पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया? ये चीज सोचना होगा कि वहां की कियादत और सरपरस्ती, वहां के जो लीडरान हैं, क्या उन्होंने वो इंटेग्रिटी, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया? फिर उन्होंने बलोचिस्तान के लिए भी स्टेटमेंट दी। ऐसी स्टेटमेंट्स, क्या हम जंगों वाली सूरत हाल में ऐसे लोग जंगों के लिए निकलेंगे? लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन मुल्क के तरक्की ना करने की वजह और हमारे जो बाकी इदारों पे पैसे ना लगाने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो हमारा डिफेंस का बजट हमें हर दफ़ा सुनाया जाता है, जितने पैसे होते हैं वो सारे दिफाई बजट पे खर्च हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बजाय अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हम हर वक्त जंग में लगे रहें, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, या स्पेशली इंडिया के साथ, तो उनके साथ हम अपना इत्तेफाक पैदा करें, और जो पैसे हम अपने बजट जो सारा हमारा डिफेंस का है उस पर लगाने के बजाय बाकी के जो हमारे हैं उनके ऊपर लगाया जाए। जैसे तालीम है, बाकी हमारी ट्रांसपोर्ट है, या कई हज़ार चीज़ें हैं कि उनके ऊपर हमारा जो बजट है वो खर्च हो। मेड इन पाकिस्तान होगा तो सहूलियत हमारी है, मेड इन चाइना होगी तो सहूलियत हमें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन कर्जे में हम डूबते जाएंगे और सूद उतारते उतारते हमारी जानें चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेड इन पाकिस्तान होना तो देखें, जो मेड इन पाकिस्तान होती है वो मेड इन चाइना से महंगी पड़ती है, तो इसलिए लोग फिर यहाँ पे बनाने की बजाय तरजीह नहीं देते। मैंने 75 ईयर्स की बात की, उनसे भी रिपब्लिक डे, आपको पता हमारा रिपब्लिक डे कब आता है? रिपब्लिक डे का तो नहीं पता, बस इंडिपेंडेंस डे का पता है, और कुछ कि हमने मनाया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। वैसे 23 मार्च को आता है हमारा रिपब्लिक डे। अगर हम बात करें इंडिया का 26 को आता है, 26 जनवरी को। उन्होंने भाई इतने ह्यूज लेवल पे, और उनके मुल्क में फ्रेंच के पीएम आए हैं स्पेशली सेलिब्रेट करने। रशिया के अंदर
भाई रशिया के अंदर इंडिया का रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, क्यों दुनिया उनको इज्जत दे रही है? देखें उसकी वजह ये है ना कि हमारे यहाँ रिपब्लिक को स्टेबल किया नहीं गया। रिपब्लिक थी, जमहूरियत थी पहले तो हमारे आइन में उसको एक दफ़ा ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके बाद मार्शल लॉ का दौर आ गया। जब मार्शल लॉ, एक रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है, उसके दौरान आप अमरीत ले आएंगे, जिसको मार्शल लॉ हम कहते हैं, मार्शल लॉ ले आएंगे तो रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर नई पार्टी उठेगी, जैसे बेनज़ीर ने काफ़ी वो मेहनत की, उसको मार्शल लॉ को ख़त्म करवाया, रिपब्लिक के लिए कोशिश की, उसके बाद फिर ये सारा इनका सिलेक्शन सिस्टम, ये वो वोटिंग तो ब्राइन। सवाल अभी भी यही पे है कि उनको क्यों इज्जत मिल रही है? हमें नहीं मिलती, हमें तो पता है, लेकिन उनको क्यों इज्जत मिल रही है? वो स्टेबल है रिपब्लिक के ऊपर, वो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और उसी को लेके चले हैं। उनके अंदर तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, लोगों को पता नहीं होता कि आज हुकूमत किसी की बनी है, कल रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे कोई किसी किस्म की उम्मीद कोई नहीं है हमें। बाकी अल्लाह करे कोई नए हुक्मरान मिले हमें और मुल्क के लिए बेहतर करे। और ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, जिस तरह अमेरिकन ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये रखा था ना कि इंडियन स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ स्कॉलरशिप होगा और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे। फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए, ये रशिया भी उतना ही एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। कि आप देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे, ठीक है जनाब। और नए वो कहते हैं कि हम इस खित्ते में नए नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अलायंसेस का, ठीक है जी, ताकि वो फ्रेंच सीखें। आपको मैंने पहले कहा था कि इस खित्ते के अंदर, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, न्यू कैलिडोनिया, मैसेडोनिया, को इस तरह करके 6-7 नाम है। मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें वो सारे मुझे नाम डिफिकल्ट हैं, जो भूल जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो कह रहे हैं कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो, उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, 2 चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें। यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। ये होता है, ये सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स का डायलेमा है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। और इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब फ्रेंच का ये है कि फ्रेंच बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है। बेल्जियम का एक बहुत हिस्सा है, उसमें भी फ्रेंच बोली जाती है। फ्रांस में जो है वो फ्रेंच बोली जाती है। कनाडा के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, बल्कि कनाडा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से इंग्लिश है, वैसी तरह फ्रेंच है, ठीक है जी। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, उन्होंने पूरे, जिसे कहते हैं ना, फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने, बेसिकली ही इज़ नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज़ डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। ये जितने भी बड़ी पावर्स होती हैं, ये जितने भी बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा, इसके पीछे जब फ्रेंच ने स्क्रूटनी करनी है, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना, वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस पो में, इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। अगर आपको मौका मिले, एंड पर्टिकुलरली द कंट्री साइड, गाँव में जाएं, इधर उधर, आपको मज़ा आता है फ्रांस में। मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है फ्रांस में, एंड बड़ी ड्राइविंग भी की है मैंने फ्रांस के अंदर। और